तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 का आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाई लेवल कंसेप्ट्स। मतलब जहां हमने आपको लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, आज हम उसी लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आशा करता हूं आपने मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, या तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 देख लो, या तो इस लेक्चर को भी छोड़ दो और लेक्चर 9 को भी छोड़ दो, क्योंकि मेरे जो लेक्चर 9 और 10 है वो मैं सिर्फ एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो एनटीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। क्योंकि ये हाई लेवल कंसेप्ट्स हैं जो आपको 11th क्लास में सिखाए जाएंगे, लेकिन अगर आप 10th में ही सीख लेते हो तो ये आपको एनटीएससी में बहुत काम देंगे, क्योंकि एनटीएससी में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। याद है जो हमने नई डेफिनेशन सीखी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की? क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नई डेफिनेशन क्या थी? वो नई डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना, इसे हम कहते हैं रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना या इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब एक बार को आप यहां जरूर ये बात सोच के देखना, क्या है वो बात कि अगर ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं, तो सोचो वो कहां जाएंगे? ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कहां जाएंगे? उनको कहीं ना कहीं तो जाके सेटल होना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन से निकल जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को मिल जाते हैं, और इस कारण हो जाता है रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी जरूर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो उनको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, किसी ना किसी एलिमेंट या कंपाउंड के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वो जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के पास चले जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उन इलेक्ट्रॉन्स ने उस पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड को कर दिया रिड्यूस, या उस पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड का हो गया रिडक्शन। तो इस कारण अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ के साथ वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन भी होगा। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिडक्शन भी करेगा। बस आप इतना जान लो, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भाई भाई ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूं आपको जो भूला हुआ टॉपिक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग भूल गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की नई डेफिनेशंस, इसलिए मैंने आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दी। हालांकि लास्ट लेक्चर में भी हमने इसे अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल, और मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस प्रकार वो वाली रिएक्शन जिसमें हम मैग्नीशियम को जलाते थे, एक्टिविटी 1.1 याद करो अच्छे से। एक्टिविटी 1.1 में हम क्या करते थे? मैग्नीशियम को जलाते थे। तो मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार वो मैग्नीशियम का जलाना एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बात हमने बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में जाके डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आप चाहे तो मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स से। आज कुछ हम रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स देख रहे होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखो क्या है पहला एग्जांपल। Fe सॉलिड प्लस CuSO4 aqueous gives FeSO4 aqueous
प्लस Cu। अगर आप लोग मेरे लेक्चर बहुत ध्यान से देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उससे ज्यादा रिएक्टिव Fe है या आयरन है, ठीक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव Fe है। इस कारण कॉपर के सॉल्यूशन से Fe कॉपर को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, कॉपर के सॉल्यूशन से Fe कॉपर को रिप्लेस कर देता है और बनाता है FeSO4 और Cu बेचारा हो जाता है अलग। तो चलो देखते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन किस प्रकार है। तो हमें ये बात तो पता ही है कि SO4 2- पे जो चार्ज होता है, SO4 2- सॉरी एक मिनट रुको, दोबारा देखो, जो मेरा सल्फेट है SO4 उस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है 2-। सल्फेट पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है 2- का। ये बात तो पता ही होगी आपको, 9th क्लास में भी आपको सिखाया जाता है कि सल्फेट पे जो चार्ज होता है वो 2- होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे कॉपर सल्फेट की, हमें ये बात तो अच्छे से पता है कि जो मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो मेरा एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर मेरा SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, अगर मेरा SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो जरूर 100% 100% जो मेरा कॉपर होगा उस पे जो चार्ज होगा वो +2 होगा। तभी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, SO4 के ऊपर 2- का चार्ज, तभी ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एज ए होल न्यूट्रल रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मैंने आपको यहां बताया कि कॉपर पे जो चार्ज है वो +2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 2 है, ठीक है। कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 2 है। ये बात आपको आ गई होगी समझ में बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अगर SO4 पे 2- चार्ज है तो कॉपर पे जरूर +2 चार्ज होना चाहिए, और अगर +2 चार्ज है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 होगा। ये बात समझा दी मैंने आपको। अब बढ़ते हैं हमारी अगली बात पे। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर अच्छे से याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2- का, मैग्नीशियम पे होता है +2 का, तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे को करते हैं न्यूट्रलाइज। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करा था अच्छे से कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज ही क्यों होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज ही क्यों होता है। इसका रीजन मैंने आपको दिया था उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, अगर मैं बात करूं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या होगा 282। अगर मैग्नीशियम अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, अगर मैग्नीशियम अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है तो मैग्नीशियम का ऑक्टेट हो जाएगा पूरा और मैग्नीशियम स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण जब मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है, मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है तो सोच के देखो, मैग्नीशियम के एक एटम के अंदर से, मैग्नीशियम के, यहां मैं मैग्नीशियम के एक सिंगल एटम 1 एटम की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीशियम के एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर होने का क्या मतलब है 2 नेगेटिव चार्ज हो गया बाहर, मैग्नीशियम से 2 नेगेटिव चार्ज हो गया बाहर। इस कारण मैग्नीशियम पे क्या आ गया चार्ज +2, ठीक है। अब अगर एक बार को सोचो कि मैग्नीशियम पे +3 चार्ज होता तो क्या होता। मैग्नीशियम पे +3 चार्ज होने का मतलब था कि मुझे
इसके एल शेल से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता, ठीक है, मुझे इसके एल शेल से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता। तो इसका मतलब था कि एल शेल में मैग्नीशियम के पास हो जाते 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 7 हो जाते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब तो ये अनस्टेबल हो जाता क्योंकि इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। इस कारण मैग्नीशियम कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालता, ठीक है, मैग्नीशियम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकालता है ताकि वो स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाए। और ये मैं मैग्नीशियम के एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं। मैग्नीशियम का एक सिंगल एटम तभी स्टेबल रहेगा जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या वो Mg+2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है 2 नेगेटिव चार्ज निकले, और 2 नेगेटिव चार्ज निकला तो Mg पे +2 चार्ज आ गया, बस सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज मानते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिवली चार्ज ही तो मानते हैं, और 2 नेगेटिव चार्ज निकला तो +2 चार्ज आ गया। ऐसे ही मैंने आपको ऑक्सीजन का भी समझाया था, ऐसा ही मैंने आपको किसका समझाया था, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो इसका KLM क्या होगा, 26। अब इसको अपना ऑक्टेट करना है पूरा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ये उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जब मिल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट हो जाता है पूरा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले मतलब ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा मिल गया, इस कारण मैं O के ऊपर 2- का साइन लगाता हूं। और कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर आपको O3- नहीं दिखेगा, O2- ही दिखेगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, और 2 से ज्यादा नहीं लेगा। 2 से ज्यादा लेगा, मान लो एक बार को ऑक्सीजन ने ले लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां आ जाएंगे, 8, इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। लेकिन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा M शेल में, और M शेल में अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया एक और, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना, फिर इसका ऑक्टेट पूरा कहाँ रहा, फिर तो इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो पाएगा। इस कारण कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर आपको O3- नहीं दिखेगा, या ऑक्सीजन कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। ऑक्सीजन लेगा तो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा ताकि उसका ऑक्टेट हो जाए पूरा, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे हमने डिसाइड करा था कि मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर का भी अच्छे से करवा दिया, थोड़ा रिवाइज। अब हम आते हैं थोड़ा इस पे। मैंने आपको समझा दिया कि Cu के ऊपर जरूर +2 चार्ज होगा, क्योंकि SO4 के ऊपर 2- चार्ज था, और क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कॉपर सल्फेट एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर SO4 पे 2 नेगेटिव का चार्ज है तो कॉपर पे जरूर +2 का चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, ये इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात और अच्छे से दोबारा याद दिलवाना चाहता हूं। वो क्या है, दोबारा चलते हैं एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम जब अकेला होता है, मैग्नीशियम जब सिर्फ मैग्नीशियम के फॉर्म में होता है, जैसे कि वो मैग्नीशियम रिबन था ना, याद है आपको, मैग्नीशियम रिबन में जो मैग्नीशियम था वो अकेले था कंप्लीटली। मैग्नीशियम रिबन में सिर्फ आपको मैग्नीशियम ही मिलेगा, मैग्नीशियम के साथ कोई और एलिमेंट या कंपाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर होता भी है तो हम उसे सैंड पेपर से घिस के रिमूव नहीं कर देते थे, याद करो अच्छे से कल, ठीक है। तो मैग्नीशियम अगर अकेला होता है और तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 282, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका होता है 26। तो अब आप लोग यहां पे जरूर सोचोगे कि मैग्नीशियम जब सिर्फ मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जब मैग्नीशियम अकेला होता है कंप्लीटली, तो उसके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मैग्नीशियम स्टेबल कैसे हुआ,
तो मैं बोलूंगा यार मैग्नीशियम सिर्फ एक नहीं होता। सोचो, मैग्नीशियम की पूरी तार थी, वो पूरी मैग्नीशियम रिबन थी, तो कितने सारे मैग्नीशियम के एटम्स होंगे, कितने सारे होंगे मैग्नीशियम के एटम्स। तो आप यहां से थोड़ा सोच के देखो, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मैग्नीशियम के एक एटम की। अगर मैं यहां मैग्नीशियम का सिर्फ एक सिंगल एटम लेता, सिर्फ एक सिंगल एटम, तो मैं जरूर कहता कि मैग्नीशियम अनस्टेबल है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नहीं होने चाहिए, 8 होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि यहां मैग्नीशियम खुद में बहुत सारे एटम्स है मैग्नीशियम के, उस पूरी रिबन में बहुत सारे एटम्स हैं, तो इस कारण मैग्नीशियम स्टेबल रहता है। अगर वो अकेले भी रहता है, बिना कंपाउंड बनाए भी स्टेबल रहता है मैग्नीशियम, ठीक है। और जहां तक मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन खुद को स्टेबल बनाने के लिए हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए या स्टेबल बनाने के लिए हमेशा O2 के फॉर्म में मिलेगा। O2 के फॉर्म में इसलिए मिलता है क्योंकि जब एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करता है ना, तो कुछ कुछ तिगड़म होती है, और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे भैया ये तिगड़म कौन सी तिगड़म होती है, तो मैं बोलूंगा यार ये अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि मैग्नीशियम जब इस फॉर्म में होता है तो वो स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम के ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। यहां मैं सिर्फ एक सिंगल मैग्नीशियम एटम की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का एटम जब अकेला होता है तो वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा डायएटॉमिक फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन डायएटॉमिक फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि अगर ऑक्सीजन डायएटॉमिक फॉर्म का बन गया तो उसके वैलेंस शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे भी तिगड़म करके इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं अगर ऑक्सीजन डायएटॉमिक फॉर्म में होता है। तो इस कारण ऑक्सीजन भी हो गया हमारा स्टेबल। तो मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम अगर अकेला होता है तो वो स्टेबल रहता है, ऑक्सीजन अगर अकेला होता है तो वो भी स्टेबल रहता है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवा देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो भी हमारा स्टेबल रहता है। तो मैंने आपको तीनों का रीजन बता दिया कि मेरा ये क्यों स्टेबल था, ये क्यों स्टेबल है और ये क्यों स्टेबल है। मैंने आपको इन तीनों का ही रीजन बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल की। तो यहां जो Fe है, जब कोई भी एलिमेंट अकेला होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता रखा होगा, जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो Fe है उसके ऊपर या उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, क्योंकि Fe ने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लिया है ना कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। जैसा कि अगर हम बात करें Mg का, मैग्नीशियम जब अकेले होता है तो ना तो वो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है ना वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस कारण उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0। यहां वैसे ही Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। और यहां पे आप एक चीज और बोल सकते हो कि जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है, ठीक है, या उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेरे FeSO4 की, तो FeSO4 में जो SO4 है इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2- का। तो अगर FeSO4 के ऊपर 2- का चार्ज है तो जरूर Fe के ऊपर +2 का चार्ज होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं अब कॉपर की, तो यहाँ कॉपर अकेला पड़ गया, कॉपर अकेले है या अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, इस कारण कॉपर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। चलो अब थोड़ा एनालाइज करते हैं। Fe जो सॉलिड है वो गया Fe+2 में। अभी मैं ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन समझने के पर्सपेक्टिव से मैं SO4 को Fe से हटा रहा हूं, ठीक है। जो ये SO4 है इसको मैं Fe से हटा रहा हूं, इस कारण मैंने यहाँ Fe+2 लिखा, ठीक है। भले आप पीछे F+ लगा लो, मैंने अभी फॉर द टाइमिंग SO4 हटा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ जो मेरा Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया। 0 से +2 होने का क्या मतलब है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जरूर यहां Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े होंगे, यहां Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए होंगे। सोच के देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने का क्या मतलब है, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज को छोड़ देना, मतलब Fe+2 हो गया। Fe के अंदर से जब 2 नेगेटिव चार्ज निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो कुछ ऐसे से आप समझ सकते हो। मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, मतलब यहां Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं मेरे कॉपर की, तो ध्यान से देखो, मैं यहां कॉपर को भी क्या लिखूं, कॉपर को मैं CuSO4 नहीं लिखता, सिर्फ Cu+2 लिखता हूं समझने के पर्सपेक्टिव से। और Cu+2 जो है या कॉपर+2 जो ये आपको दिख रहा है, कॉपर+2 जा रहा है कॉपर 0 में, या कॉपर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर को जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe ने छोड़े, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल गए होंगे कॉपर को। सोचो, पहले कॉपर के पास 2+ था, अब उसको 2 नेगेटिव चार्ज मिल गया। कॉपर के पास +2 था और उसको यही 2 नेगेटिव चार्ज मिल गया, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और कॉपर के ऊपर चार्ज हो जाएगा 0, या कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर चार्ज क्या है, 0, तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर+2 ने गेन कर लिए। इसका मतलब है कि कॉपर का हो गया रिडक्शन। अब हमें ये दोनों जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ की जो ये रिएक्शंस है, अब हमें ये दोनों रिएक्शंस देख के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक और डेफिनेशन का पता चलता है। कौन सी है वो डेफिनेशन, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में ऑक्सीडेशन का मतलब एक और चीज होता है, या एक और डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की। क्या होती है वो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये थोड़ा लाइन खींच देता हूं मैं। देखो यहां पे Fe का हो रहा था ऑक्सीडेशन, यानी कि Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो गया। पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर था 0, अब उसका बढ़ के +2 हो गया। और अगर मैं बात करूं इसकी रिडक्शन की, तो कॉपर का पहले ऑक्सीडेशन नंबर था +2 और +2 से घट के उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। मतलब ऑक्सीडेशन को हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, और वो डेफिनेशन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से आ गई होगी समझ में। मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये किस प्रकार एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, ये मैंने आपको बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल होने वाला है, और ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, तो ध्यान से देखना।
चलो देखते हैं क्या है। एक और एग्जांपल या दूसरा एग्जांपल, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। आशा करता हूं कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं इसे बैलेंस नहीं करूंगा, आप खुद करके ट्राई करके देखना कि किस प्रकार बैलेंस होगी। मैं बस आपको ये समझाऊंगा कि ये रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन को मैं ध्यान से देखूं तो देखो, जो मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है, अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है और ये क्या बन जाता है, मैंगनीज क्लोराइड। मतलब कुल मिला के मैंगनीज ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि मैंगनीज ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि ये MnO2 से पहुंच गया MnCl2 में। और अगर मैं बात करूं मेरे HCl की, तो HCl अपना हाइड्रोजन छोड़ के Cl2 बना ले रहा है। HCl अपना हाइड्रोजन छोड़ के Cl2 बना ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें बहुत अच्छे से दिख रही है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में हमें ये रिडॉक्स रिएक्शन दिख रही है। लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बताना चाहता हूं, जो नई डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उसके टर्म्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किस प्रकार एक रिडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। तो ध्यान से देखो, यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। एक ऑक्सीजन पे, ध्यान से देखना कैसे समझाता हूं मैं, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स पे 4 नेगेटिव चार्ज होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, एक ऑक्सीजन एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स पे 4 नेगेटिव का चार्ज होगा। और अगर इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे 4 नेगेटिव का चार्ज है, तो जरूर Mn पे +4 का चार्ज आएगा, तभी तो ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव और इस पे 4 पॉजिटिव, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये जो पूरा कंपाउंड है ये एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसकी MnCl2 की, MnCl2 में अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, तो एक क्लोरीन एटम पे 1 नेगेटिव का चार्ज होता है। कैसे होता है याद करो, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। अगर मैं इसका KLM कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 287, मतलब इसको क्लोरीन एटम को अगर अपना क्लोरीन एटम को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, क्लोरीन एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब 7 + 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, Cl- या Cl-1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जहां तक मैं बात करूं कि क्लोरीन अगर अकेला क्लोरीन होता है तो वो हमेशा आपको Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी तिगड़म होती है कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। जब ये Cl2 बनाते हैं ना तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ये वैसा ही कुछ है जैसे अभी हमने ऑक्सीजन का देखा था, वो O2 कर लेते हैं। ये गैसेस में सब यही सीन चलता है कि वो O2 बना देंगी, H2 Cl2 बना देंगी ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। और जहां तक बात रही कि जब ये अकेला रहता है क्लोरीन, वो हमेशा Cl- की फॉर्म में रहेगा, तभी तो स्टेबल रहेगा। देखो 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसका ऑक्टेट पूरा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, एक क्लोरीन के ऊपर, 2 क्लोरीन के ऊपर -2 का चार्ज होगा, तो यहां पे जरूर Mn के ऊपर +2 का चार्ज होना चाहिए।
तो यहाँ पे जरूर मैंगनीज के ऊपर +2 का चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो इसको बैलेंस कर पाएगा। जो क्लोरीन -2 दे रहा है तभी तो ये पूरा कंपाउंड एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो मैंगनीज पे +2 चार्ज होना चाहिए, Cl2 पे -2 चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया पहले Mn के ऊपर +4 चार्ज था और Mn के ऊपर फिर +2 चार्ज हो गया। या आप लोग ये भी बोल सकते हो कि भैया पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। तो मैं कहूँगा यार ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। अब जब 11वीं क्लास में होगे आप ये पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा होता है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी इतने एग्जांपल्स देख लिए यार हमने। पहले O2 का देखा, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अगर मैं बात करूं O2 माइनस की, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2। ठीक है, तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है क्या ऑक्सीजन के। एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है 2-। तो एक एलिमेंट के 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स संभव है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम इसे। अब यहाँ पे मेरा MnO2 या Mn+4 से कहाँ जा रहा है, Mn+2 में। देख पा रहे हो आप लोग, +4 से +2 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंगनीज को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, तभी तो ये +4 से डिक्रीज होके +2 बनेगा। अरे जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे तभी तो ये +4 से डिक्रीज होके +2 में बनेगा। सोच के देखो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, और +4 प्लस -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यही तो हुआ कि -2 चार्ज मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, फिर +2 Mn+2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो इसका मतलब क्या है कि Mn को क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इस कारण यहाँ Mn जो है वो शो कर रहा है रिडक्शन। या मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो मेरा MnO2 है वो क्या शो कर रहा है, रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और Mn शो कर रहा है रिडक्शन। सॉरी, यहाँ Mn नहीं शो कर रहा, यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि Mn रिडक्शन शो कर रहा है, यहाँ मैं कहूंगा कि MnO2 रिडक्शन शो कर रहा है और MnO2 का रिडक्शन हो जा रहा है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है MnCl2 में। ये बात अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे MnO2 को, MnO2 ही है ना, ये MnO2 है और ये MnCl2 का Mn है, ये MnCl2 का Mn है और ये वाला ये MnO2 का Mn है। तो क्योंकि इसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले तो जरूर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। अब आप सोचो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उसे कहाँ से मिले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले इसे, कि ये हो गया रिड्यूस। यहाँ जरूर किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और मैं ये काम आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि आप पता लगाओ कि यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे तो आपको पता है कि HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो Cl2 में चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये आपको हाइड्रोजन एटम के टर्म्स में पता है। आप पता लगाओ कि ये उसके टर्म्स में कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में पता लगाओ। मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और हाइड्रोजन पे तो +1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, -1 +1। अच्छा, और जो Cl2 है, जब क्लोरीन अकेला होता है या कोई भी एलिमेंट अकेला होता है तो उस पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, 0। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो आप लोग देख पा रहे हो, -1 से 0 में जाना मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, तभी तो ये -1 से 0 पे जाएगा। और बाकी ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी आप लोग अब अपने घर में पता लगाओ, थोड़ा सोच के देखो इस रिएक्शन के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में कि ये किस प्रकार हमारी ऑक्सीडेशन शो कर रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, थोड़ा मुश्किल टॉपिक था,
तो आप एक बार दोबारा देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आप NTSC की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बोर्ड्स पढ़ रहे हो, तो आप इन दोनों लेक्चर्स को छोड़ सकते हो कम्प्लीटली। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो चुका है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए थे, जैसे कि रेंसिडिटी वगैरह। आशा करता हूँ वो टॉपिक आप अपने आप पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं। वो टॉपिक्स मैं कवर नहीं करवा रहूँगा, तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।